नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज का दिन खास है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वाराणसी का लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद और देश के प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। दशाश्वमेध घाट पर मेरी दाईं ओर और मेरी बाईं ओर आप तस्वीरें देखिए, मृत्युंजय तस्वीर दिखाएंगे। हरिंदर हमारे कैमरामैन, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। दशाश्वमेध घाट सज धज कर तैयार है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, फूलों से सजा दिया गया है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की धरती पर किसानों को सौगात देने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा, लेकिन जो सबसे खास कार्यक्रम है वो यहाँ पर रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी में इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा और ये एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से पिछड़ गई। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने मंथन किया है हार की वजहों का। तो क्या आज की रात प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि आगे आने वाले समय में यूपी में जो झटका लगा उस झटके से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल जाए? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी को प्रधानमंत्री मोदी और क्या सौगात देने वाले हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी संसदीय सीट वाराणसी में है। प्रधानमंत्री का आज का दौरा बेहद खास है क्योंकि यूपी में उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हार के कारणों पर मंथन कर सकते हैं। आगे की रणनीति पर काम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में किसानों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 24 में जीत मिलने के बाद अब बीजेपी का फोकस किसानों पर है। लेकिन प्रधानमंत्री के किसानों के साथ सम्मेलन को कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट बताकर सवाल उठा रही है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का कल्याण ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। मैं तो आग्रह करूँगा मोदी जी से कि जिन किसानों की जमीन जो योजनाओं में जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों से मिलिए, वैदिक सिटी के किसानों से मिलिए, काशी द्वार के जो किसान जिनकी जमीन ली जा रही है उनसे मिलिए, जो स्टेडियम आप बनवा रहे हैं गुजरात के व्यापारियों से जो जमीन ले रहे हैं उनसे मिलिए। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और आज रात वाराणसी में ही रहेंगे। तो इसी मैदानी चौराहे से होते हुए ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर चला जाता है। वहां जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और इस रास्ते को भी आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के झंडों, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट से सजा दिया गया है। मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और उसके बाद इसी रास्ते से वापस आते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब ये रास्ता हरिंदर आपको दिखाएंगे। ये रास्ता सीधे चला जाता है दशाश्वमेध घाट। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7 बजे गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। यूपी में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का था, लेकिन बीजेपी यूपी में सिर्फ 33 सीटें जीत पाई, जबकि सपा ने 37 सीटें जीती। 6 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। यूपी में मिली जबरदस्त जीत के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देती। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती
तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ। अब बीजेपी का टारगेट 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए पार्टी ने कमर कस दी। बीजेपी न सिर्फ आगे की प्लानिंग में जुटी, बल्कि खराब प्रदर्शन की वजहों पर तेजी से काम कर रही है, ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके। मंडल लेवल की तैयारी की गई, शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्ट को क्लब किया जाएगा और फिर उसका निचोड़ निकाला जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में आगे की रणनीति पर मंथन भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन भी 2027 में जीत का दम भर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विपक्ष के पीडीए की काट का फॉर्मूला भी तैयार कर चुकी है। इस बात को अखिलेश और राहुल भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। विपक्षी सावधान हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की इस पराजय से वो डर गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए। लगातार गोरखपुर और दूसरे क्षेत्रों में उनका दौरा चल रहा है। वो सावधान हो चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये समाजवादी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपके साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमसे तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे। मोदी योगी का फोकस यूपी पर है, तो राहुल गांधी ने भी वायनाड सीट छोड़ दी है। राहुल रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। वायनाड से प्रियंका को मैदान में उतारने पर कांग्रेस पर सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन राहुल और अखिलेश का फोकस भी यूपी ही है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके हाथ में सत्ता नहीं आ जाती, अखिलेश और राहुल का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। अब जब उनकी पार्टी ने यह फैसला किया कि आदरणीय राहुल जी वायनाड की जगह उत्तर प्रदेश रहेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अच्छी खबर होनी चाहिए कि एक तरफ अखिलेश जी होंगे उत्तर प्रदेश से, एक तरफ से आदरणीय डिम्पल यादव साहिबा होंगी, एक तरफ जो है आदरणीय राहुल जी होंगे, और एक तरफ होंगे देश की बदहाली, मायूसी, उदासी के लिए जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब चारों बैठेंगे संसद में तभी तो मजा आएगा। तानाशाही का जो है, जो ईंटें हैं उसकी वो महल जो है वो हिल चुका है। तो ये गठबंधन पार्टियों का नहीं है, भारत के संविधान के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, और हम आखिरी सांस तक, जब तक ये देश समाजवादियों के हाथ में नहीं आता है, अलायंस के हाथ में नहीं आता है, ये जोड़, ये जो मोहब्बत डेवलप हुई है आदरणीय अखिलेश जी की और राहुल जी की, हम इसको लेकर चलेंगे। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई है, ये सच है, आंकड़ों को कोई बदल नहीं सकता। यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है, इस बात को भी झुठला नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी इसी चुनौती से निपटने का काउंटर प्लान बना रहे हैं, जिसका नजारा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रोशनी जायसवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन मैं पहले शुरू करता हूं वाराणसी की जनता के साथ, जो कि यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर पीएम का इंतजार कर रही है। आप लोग को क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जीतने के बाद पहली बार आ रहे हैं, वाराणसी से तीसरी बार सांसद बने? मैं तो नहीं। जी हाँ, तीसरी बार। हम चाहेंगे कि चौथी बार भी बने। हम चाहेंगे चौथी बार भी बने। विपक्ष कह रहा है कि जीत का परसेंटेज कम हो गया इस बार। जीत का परसेंटेज कम हुआ है सर, मगर उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा है कि विपक्ष को भी तो रहने देंगे आप यहाँ पे। अरे किसी तरह से वो भी खुश हो जाए। अरे मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा विपक्ष के लिए भी कर दे रहे हैं, तो इसके लिए आप भी उनको भी इतना खुश हो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब 27 में योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी। क्या कहेंगे आप लोग इस पर? अरे वो सपना देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आकर के गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, तभी वो फिर। कहा है डुबकी भाई, वो लोग डुबकी नहीं लगाते हैं क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ सफाई नहीं हुआ है, उनको एक बार जरूर लगाना चाहिए। और अपने जीवन काल में वो नहीं आ पाएंगे, कभी भी अपने जीवन काल में नहीं आ पाएंगे। आप बोलिए भाई। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये वो तीसरी बार, प्रथम बार काशी में स्वागत कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से सम्मान। आप क्या कहेंगे इस बार का जो नतीजा आ गया उसके बाद? महादेव के साथ काशी में उनका आगमन तल रहे हैं, स्वागत तल रहे हैं, तहे दिल से स्वागत तल रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलिए, काशी की नगरी, अविमुक्त क्षेत्र यानी भगवान शिव हमेशा यहाँ पर विराजते हैं, कभी यहाँ से विमुख नहीं होते।
मनोज यादव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। आपने सुनी होगी लोगों की प्रतिक्रियाएं। लोग कह रहे हैं कि आ जाइए यहां पर डुबकी लगा जाइए। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दीवार स्वप्न देख रही है कि इस बार चलिए सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यूपी में नहीं आ पाएंगे, कभी वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे बनारस की जनता को मेरा प्रणाम, और बनारस की जनता के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के सरकार से जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो मुद्दे हैं, वो कोई हमारे समाजवादी विचारधारा के लोगों के नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो, तो ये जो भाई लोग खड़े हैं ना मोदी जी की प्रतीक्षा में, इनकी भी महंगाई कम होगी। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, नौकरियां मिलें। सरकारी नौकरियों का जो बहुत बड़ा एक वैकेंसी खाली पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ी नई नौकरियां वैकेंसी निकलेगी लगेंगे, सबसे ज्यादा तो इन्हीं के घर के बच्चे उसमें सेटल होंगे। अब ये अलग बात है कि इनके मुंह में पता नहीं कौन सा दही और चीनी का वो घोल मुंह में रखा है कि ये बोल नहीं सकते, डरते होंगे, क्योंकि बीजेपी में डर की पाठशाला पढ़ाई जाती है। नहीं मतलब मनोज यादव जी, जो आपके पक्ष की बात ना करे, उसके मुंह में दही जमा हुआ है, उसके मुंह में घोल जमा हुआ है, ये बात तो नहीं ठीक है ना। यूपी में इतनी बड़ी सफलता आप लोगों को मिली, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग बन गए लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो आपके पक्ष में नहीं, आप कह रहे हैं घोल जम गया उनके मुंह में। आप राकेश जी मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैं कह रहा हूं जनता के पक्ष की, हमारे पक्ष की बात क्यों करोगे भाई? हम आपसे थोड़ी नहीं सहयोग मांग रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के समर्थकों का, उनके तमाम अनन्य भक्तों की बात कर रहा हूं। पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी और राकेश पांडे का थोड़ी नहीं सस्ता होगा, वो जो आपके पीछे भक्त खड़े हैं उनका भी कम होगा, उनके भी जेब से कम पैसा जाएगा। तो हमारी मांगे जो है इस मौजूदा सत्ता से जनता को राहत देने के लिए है, और हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, तो मनोज यादव जी, एसएन सिंह के पास में जाऊं, कर्नाटक में चुनाव बीते, जिस पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन में हैं, खटाखट 3 रुपया बढ़ गया पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, तो आपने पूछा कि चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल गलत है। पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। हम कांग्रेस की इस बात को लेके बिल्कुल इस बात को कहेंगे, लेकिन एक बात और हम कहेंगे, कर्नाटक एक टुकड़ा है, आप देश का उदाहरण क्यों नहीं दिए? देश में पेट्रोल डीजल के दाम कितने महंगे हो गए, सिलेंडर के दाम कितने महंगे हो गए। कर्नाटक तो एक पार्ट है, और कांग्रेस से हम इस बात की मांग करते हैं कि उनको दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, उनको दाम अपने कम करने चाहिए, रिलैक्सेशन जनता को देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर गलत है, उनको कोई हक नहीं बनता है। लेकिन दूसरी बात यह है, नहीं, बहुत शानदार आपने बात कही है। एसएन सिंह, थोड़ा सा समय दीजिएगा। रोशनी जायसवाल बोलिए। अब तो सीधे यहाँ पर सपा आपसे सहमत नहीं है जो कर्नाटक में हो गया। देखिए, आपस में लड़वाने वाला काम मत करिए। आज मोदी जी तीसरी बार जीत कर वाराणसी आए हैं, तो सबसे पहले उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की और तीसरी बार सांसद बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं वाराणसी में ही जन्मी हूं और वाराणसी में ही रहती हूं। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए उन्होंने ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया कि लोगों को मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ हर एक भाजपाई से, क्योंकि वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ इतनी खराब है और हीट स्ट्रोक की वजह से इतने लोग यहाँ हर दिन मर रहे हैं, हर दिन बीमार हो रहे हैं। वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ नए अस्पतालों का जो शिलान्यास करने वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स में ही रह गया। यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं। रोशनी जायसवाल आपने 1 मिनट बोला। रोशनी जायसवाल आपने 1 मिनट बोला। आप कह रही हैं कि मैं लड़वाने का काम कर रहा हूँ। मनोज यादव की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। आप कहना चाह रही हैं कि काशी में मेडिकल क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं। कौन कौन यहाँ बनारस से भाई, कौन कौन है? कांग्रेस की नेता कह रही है कि काशी में, बनारस में मेडिकल सुविधाएं ठीक नहीं है, वेंटिलेटर ठीक नहीं है, तमाम दिक्कतें गिना रही हैं। एक बार भी इलाज कराने आए हैं? वो तो बनारस की ये कह रही है। जाए सरकारी हॉस्पिटल देखे आप, पहले से इतना सुविधा हो गई है, इतना साफ सफाई, पहले इतना साफ सफाई नहीं थी। अब तो अब बैठ के आप वहाँ खाना खा सकते हैं, इतना साफ सफाई हो गई है सरकारी हॉस्पिटल में। सर, इस बार गुमराह करके खटाखट बोल करके लिए हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ का गुमराह नहीं होगा। यहाँ पे बोलने के चलिए रोशनी, मैं फील्ड पर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो आपने कहा उससे जनता का उस पर रिएक्शन ले लूं। एसएन सिंह जवाब दीजिए जो रोशनी जायसवाल ने कही, जो मनोज यादव ने बातें कही।
राकेश जी दोनों का जवाब देता हूँ। राकेश जी, क्या होता है, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। ना मनोज जी का चेंज होगा, ना ऐसे कांग्रेस का चेंज होगा। जो अगर विदेशी नागरिक आते हैं तो काशी को ढक देते थे कि नहीं ये मंदिरों वाला शहर नहीं है, ये तो मस्जिदों वाला शहर है। और मनोज यादव का भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनकी सरकार में ही तो काशी में विस्फोट होता था, इनकी सरकार में ही तो पूजा स्थलों पर रोक लगती थी, इनके सरकार में ही तो संकट मोचन मंदिर में विस्फोट होते थे, और इनकी सरकार में ही श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी जाती है। तो वो काशी जो प्रकाश की नगरी है वो न मनोज जी को अच्छी लगेगी, न कांग्रेस को अच्छी लगेगी। हम तो काशी की जनता को राकेश जी धन्यवाद देने आए कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाती है, 2019 में भी, और लाख विरोध और लाख षड्यंत्र के बाद भी 2024 में भी काशी की जनता का प्रकाश भरा आशीर्वाद वो मोदी जी के साथ है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को गाली देने का अधिकार है कि लाख षड्यंत्र के बाद भी काशी की जनता इनके साथ नहीं जा रही। इन्होंने पूछा कि वहाँ विकास का क्या हुआ, अरे भव्य रेलवे स्टेशन काशी में, एयरपोर्ट से ज्यादा बेहतर रहेगा, चौड़ीकरण काशी में, मुद्दों पे बात करिए, कॉरिडोर काशी में, हम चाहते हैं कि मुद्दों पे बात हो, पुनर्विकास काशी में, 7 धोबी घाटों का विकास काशी में, बड़े बड़े क्या देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आपने बात की? एक करके बोलिए, मैं फील्ड पर हूँ, आप सबसे गुजारिश है, फिर आप लोग एक साथ बोलेंगे, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, दर्शकों को भी नहीं समझ में आएगा, तो एक एक कर बोलिए, मैं सबके पास आ जाऊंगा। एसएस सिंह अपनी बात पूरी करिए, फिर रोशनी आपके पास आ रहा हूं जो आप क्रॉस करना चाह रही हैं। देखिए, रोशनी जी पूछ रही थी कि काशी में हुआ क्या है। हमारी बहन अगर काशी में है, सबसे बड़ा तो विकास हुआ है कि काशी का नाम समाजवादी पार्टी के लोग भी लेने लगे और कांग्रेस के लोग भी लेने लगे, क्योंकि काशी का नाम लेते ही इनकी सरकारें गिर जाती थी। और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। इन्होंने पूछा काशी का विकास क्या हुआ है, दिव्य काशी, भव्य रेलवे स्टेशन, भव्य एयरपोर्ट, काशी कॉरिडोर, कामेश्वर महादेव मंदिर, दशाश्वमेध घाट, गदौलिया घाट, फ्लाईओवर, सड़कों का निर्माण, स्मार्ट सिटी, घाटों पर लाइटिंग। रोशनी, आप जवाब दीजिए, काशी के लोग कभी रिंग रोड के बारे में, जब पहले समय था तो लोग कहते थे भाई सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती हैं, रिंग रोड बनी नहीं सकता है। आप बनारस में रहकर अगर ऐसी बातें कहें तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। आप 10 कमियां गिना सकती हैं, कह सकती हैं कि ये चीज अधूरी रह गई, इस पर और तेजी से काम हो। देखिए, बनारस में 8 विधायक है, 8 विधायक भाजपा के, 3 मंत्री है, तीनों भाजपा के, 1 मेयर है वो भी भाजपा का, सब के सब मिल गए तब भी 1.5 लाख के वोट मार्जिन से जीते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और रायबरेली से ना कोई हमारा कांग्रेस का विधायक, ना कोई सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री काशी से जीते हैं, 14 में भी काशी से जीते, 19 में भी काशी से जीते और 24 में भी काशी से जीते। 14 में देश के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी काशी के नाते ही बनते हैं, 19 में भी काशी के नाते, आप 24 में इसी नाते तो काशी के जनता का आभार प्रकट करने देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गए। अब काशी में रह के आपको काशी का विकास नहीं दिख रहा, आपकी सरकार में कोई नवाब आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रोशनी का सवाल, आप 1.5 लाख मार्जिन गिरा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में 7 लाख 8 लाख वाले जीत वाले भी नेता हैं, तो मैं अभी मार्जिन पर बातें नहीं कर रहा हूँ। बातचीत हो रही है यूपी की सियासत पर, बातचीत हो रही है कि जो नतीजा है उसके बाद क्या समीकरण चेंज हुए। बातचीत ये हो रही है कि बीजेपी उसके बाद उस पर स्ट्रेटजी क्या बना रही है, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है 27 को लेकर, इस पर बातचीत हो रही है। तो अभी मत बातचीत करिए, देश आगे निकल चुका है, कौन 1.5 लाख से जीता, कौन 8 लाख से जीता, तो उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। विशाल मिश्रा, ये लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी इसके बाद आऊंगा, रोशनी रुक जाइए, विशाल मिश्रा ने अभी तक नहीं बोला है। विशाल भाई, ये लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख से जीते। अरे 1.5 लाख कम होता है क्या? आप सब लोग मिलकर भी ना रोक पाए, क्या ये बड़ी बात नहीं है? 7 लाख 8 लाख वो मार्जिन गिराए। देखिए, ऐसा सवाल करने वाले ये भूल जाते हैं कि पिछले 3 बार से जो उनको सीटें मिली हैं उसको जोड़ लें तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम है। लेकिन नैरेटिव सेट करने की बात है, लेकिन ये नैरेटिव सेट नहीं होगा। अभी मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि बनारस में हॉस्पिटल या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उनसे कहिएगा कि जाकर बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर देख लें खुला है कि नहीं खुला है, नंबर 1।
जो अभी यहाँ पर मैं आपके माध्यम से सुन रहा था कि कहा जा रहा था कि रोजगार के मामले में क्या किया गया है, तो उनसे बता दीजिएगा कि 3070 इंटरप्राइजेस खुली हैं स्टार्टअप विलेज के अंतर्गत और अर्जलीन और सेवापुरी में। उनसे कहिएगा 35 काशी प्रेरणा कैफे खुले हैं। उनसे कहिएगा 4733 जॉब कार्ड होल्डिंग फैमिलीज को 100 दिन का रोजगार दिया गया है। उनसे कहिएगा 4627 सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंक्ड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। और उनसे कहिएगा 50 किलोमीटर की आप उनसे कहिएगा 50 किलोमीटर की सड़क बनी है। आप उनसे कहिएगा 21 किलोमीटर का सीवर बना है। अब सुन लीजिए मेरी बात को। उनसे कहिएगा 50 किलोमीटर का सड़क बना है, 21 किलोमीटर का सीवर बना है। और उनसे कहिएगा कि 1,38,767 घरों में टॉयलेट बना है। उनसे कहिएगा 280 कम्युनिटी टॉयलेट बना है। उनसे कहिएगा 12 क्रिमेशन ग्राउंड बना है। उनसे कहिएगा 14 पंचायत बिल्डिंग बना है। उनसे कहिएगा विशाल मिश्रा गिरा गई, ये सब हवा में है क्या? ट्रॉमा सेंटर हवा में झूल गए बनारस के आकाश में, सड़कें हवा में बनी है, रिंग रोड बनारस हवा में बना है। सुनिएगा, अरे सुनिएगा, अरे सुनिएगा। और तो और राकेश जी कहिएगा कि बावतपुर वाला फ्लाईओवर कब बना? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बना। तो ऐसा है कि आंख बंद कर लेने से चीजों को आप झुठला नहीं सकते। आप ये कहिए कि आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पराजय आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पराजय आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हो, स्वीकार कर लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मनोज जी विशाल भाई की बातों का जवाब आप जहां दूसरी चीज ये है, वहीं पर दूसरी चीज है कि पीडीए का नारा आप लोगों का चल गया इस बार, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा मंथन करके स्ट्रेटजी करके 27 में ये नारा उस हिसाब से ना चले आप लोगों के हक में उसकी स्ट्रेटजी बना ली है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? और माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो मंथन हुआ है, आज की रात अगले 2 साल 5 साल 27 अगला चुनाव सबकी रणनीति आज फाइनल हो जाएगी। देखिए 27 का चुनाव तो समाजवादी पार्टी पीडीए को स्क्वायर करके लड़ेगी, पीडीए स्क्वायर हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। 27 की चिंता नहीं है, हमें देश और प्रदेश की चिंता है। हमारे एसएन सिंह आ गए मस्जिद और मंदिर पे, अरे उनसे अच्छे तो विशाल मिश्रा हैं, कम से कम इतने काम गिना डाले। वो अलग बात कि उसमें कई काम समाजवादी पार्टी की सरकार के भी नींव रखे हुए काम है, जैसा कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बता भी दिया उनको। लेकिन हिंदू मुसलमान पे क्यों उतर आते हो? अभी मैं बनारस गया था 1 हफ्ते पहले, मुझे मालूम है बनारस की स्थिति क्या थी। ये क्यों, इस पे क्यों चले आते हो? और सुनिए मिश्रा जी, आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात बता दे रहा हूं। आप पूछो बड़का बड़का फैक्ट्री तो गुजरात में लगवाए हैं, महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री ले जाके गुजरात में लगवाए हैं मोदी जी। बनारस को क्या दिए? क्या दिए? सड़क बनाने से बनारस का क्या भला हो गया? नौजवानों का क्या हुआ? तो अगल बगल पूरे बनारस मंडल में तो डेवलपमेंट हो गया, भुलाइयो आप बताएंगे ना? तोहरे कार्यकाल में तो खाली सैफई में हो रहा, बिजली खाली बनवाएंगे गुजरात में, रोजगार देंगे गुजरात में, कंपनियां जाएंगी गुजरात में, प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट होगा गुजरात में, और उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा बिजली रहेगी खाली सैफई में, इटावा में, मैनपुरी में, बाकी उत्तर प्रदेश के गांव नहीं है, शहर नहीं है, तो तमाम जगह बनी। हाँ, खाली मुख्यालय में रहेगी और सैफई में रहेगी, मालूम है। ये भी बता दीजिए बनारस के लोगों ने काहे आशीर्वाद नहीं दिया? बहुत काम करा दिए थे तो 10 लाख से जीतना चाहिए था, नहीं दिया तो आशीर्वाद से। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे सच्चाई। मिश्रा जी हिम्मत नहीं है क्या प्रधानमंत्री से पूछने की? मान्यवर पूछने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से कि स्वीकार कर लीजिए, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है, हिम्मत है पूछने की प्रधानमंत्री से, यही है, मांग करो में है, स्वीकार करो बनारस की जनता के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं कि बनारस की जनता भारत की ओर ले जाने के लिए मंडल में कम से कम बड़ी फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री। अच्छा मुझे मनोज जी एक बात बताइए, मनोज जी एक बात बताइए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना अयोध्या में किया, ना बनारस में किया, इसके बावजूद लोग कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। जरा आप लोगों की सरकार थी तो आपने अयोध्या के लिए क्या कर दिया या बनारस के लिए क्या कर दिया? सड़कें चौड़ी हो गई, फ्लाईओवर रिंग रोड बन गए, कुछ का शिलान्यास जरूर हुआ, लेकिन वो पूरा ही नहीं हुआ। अयोध्या में क्या तो विवादित मामला है, पूरे अयोध्या को विकास से दूर कर दिया गया था। राकेश जी 10 सेकंड देंगे एसएन सिंह, राकेश जी 10 सेकंड देंगे मनोज भाई से कुछ सवाल। आ रहा हूँ एसएन सिंह, आऊंगा, पहले मनोज जी की बात पूरी हो जाए। हाँ, चाबी हम दरिया में फेंक देंगे,
आपका ताला बंद करके विशाल मिश्रा जी हम नहीं, फिर ताला बंद करवा देंगे क्या? फिर आपका ताला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं, फिर ताला बंद करवा देंगे। ताला मत चिल्लाया करो रोजाना। गड़े मुर्दे खोलने में मजा आता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी से ये यहाँ पर ज्ञानवापी में जब आप लोगों की सरकार थी मनोज जी, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। कौन पूजा रोक दिया? कब रोक दिया? मुलायम सिंह जी रोक दिए। आप लोगों की सरकार ने पूछे जाके कौन रोक दिया? में रोक दिया। बीजेपी का जी नहीं भरा है क्या अभी? मिले मुलायम काशीराम हवा में अरे अब तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आओ। अयोध्या खारिज कर मनोज यादव को दर्द हो रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम की मंदिर मत क्यों हो रही है? 27 आज दर्द हो रहा है कि हिंदू का नाम क्यों लिया जा रहा है, मंदिर का नाम क्यों लिया जा रहा है? आज मनोज यादव को इतना दर्द होने लगा जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि हमको मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने में बड़ा अच्छा लगता है। आज मनोज यादव को दर्द हो रहा है। अरे भैया गाली देना है तो आप मुलायम सिंह जी को गाली दीजिए, गाली देना है तो समाजवादी पार्टी के विचारधारा को गाली दीजिए, गाली देना है तो सिमी को गाली दीजिए, गाली देना है तो विशाल जी ये आप लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मुझे मनोज जी की बात भी साफ समझ में नहीं आ रही है। अरे रुकिए एक मिनट रुकिए विशाल जी रुक जाइए प्लीज सर प्लीज। मनोज जी 20 सेकंड और फिर मैं एसएल सिंह से जवाब लूंगा। विशाल विष्णु प्लीज समझिए सर समझिए। अभी सिर्फ मनोज यादव जी की आवाज होने रहे। मनोज जी 20 सेकंड कहाँ लगेगी ये बताओ ना। सिंह कहलाएं और हम कह दिए कि भैया मुलायम सिंह जी ने 91 में श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था अरे इनको इतिहास अरे आपको क्यों रोजाना इतिहास बताते रहते हैं टीवी पे। एसएन सिंह जी रुक जाइए एक मिनट, मैं विशाल मिश्रा आ रहा हूँ। अरे आपके विकास, अरे हमको नहीं प्रदेश की जनता को विकास चाहिए। एसएन सिंह जी प्रदेश की जनता को, बनारस की जनता को, मिर्जापुर की जनता को, सोनभद्र रावत जनता को ठीक है। वक्त इतना ही है समाजवादी पार्टी पे क्यों वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी की धरती पर प्रधानमंत्री का आगमन। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं। पीछे आप देखिए लोगों की भारी भीड़ है। दशाश्वमेध घाट पर लाइटें जल चुकी हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। आरती में, गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। जीतने के बाद पहली बार उनका आगमन और वाराणसी के लोगों में उत्साह भी है। फिलहाल अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।